हमारे पास बचा जो टॉपिक है आज का, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? हमने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बात करी थी। बेसिकली हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडर्न कंसेप्ट शुरू किया था पढ़ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मॉडर्न कंसेप्ट में पढ़ते हुए हमने क्या डिस्कस किया था? उसके अंदर हमने बात करी थी कि जो बोहर मॉडल था, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो एक वेल डिफाइंड सर्टेन पाथ पे घूम रहा था। और अगर एक वेल डिफाइंड सर्टेन पाथ पे है, दैट मींस देयर वर सर्टेन पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, एक वेल डिफाइंड वेलोसिटी के साथ वो था। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या पता चला कि वो जो पार्टिकल है, जो डी ब्रॉगली भाई साहब ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग पार्टिकल, सिंस इट इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, इट आल्सो पोजेसेस वेव नेचर। एंड वेव नेचर के साथ में ही फिर हाइसेनबर्ग जो थे, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। दैट मींस हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोला था? दैट मींस कि पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। यानी कि अगर मैं मोमेंटम को एक्यूरेसी से पकड़ने जाऊंगा तो मेरी पोजीशन मिस हो जाएगी, पोजीशन को मिस करूंगा तो मोमेंटम मिस होगा, और दोनों को कभी साइमल्टेनियसली हम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से निकाल ही नहीं पाएंगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h by 2 पाई, ये हमने किया था लास्ट टाइम। इसके साथ एक जो डेफिनेशन आई थी, ये बोला था, जो असली निष्कर्ष निकला था, दैट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को वेल डिफाइंड बताने की जगह हम क्या बताएंगे, वहां एक टर्म हटा देंगे कि सर्टेन पोजीशन की जगह हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वहां हम ये नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है, हम क्या बोलेंगे? देयर आर सर्टेन चांसेस कि इलेक्ट्रॉन वहां, क्योंकि अगर जैसे ही मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन यहां, वहां से वो हिल चुका होगा, है ना, उसकी स्पीड इतनी है कि जैसे ही मैं बोलूं यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका होगा, तो हम एक वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं बता सकते। हम बोल रहे हैं देयर इज सर्टेन चांसेस, देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन वहां है। ये हमारा मॉडर्न कंसेप्ट था। आज मॉडर्न कंसेप्ट से होते हुए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में है। अब ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और कंसेप्ट क्या है, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास है क्या? अकॉर्डिंग टू बोहर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट, बट द आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ओवररूल्ड बोहर पिक्चर ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। अब जो हमने बात शुरू करी थी, जहां से क्या था कि शुरू में जिस टाइम पे बोहर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब सबसे ज्यादा डिस्क्राइब, सबसे ज्यादा कह सकते हो कि सबसे एक्सप्लेन करने वाला और अच्छा हमारे पास, अच्छा इन द सेंस किस फॉर्म में, जिसके अंदर ड्रॉबैक्स बहुत कम थे, वो बोहर वाला एटम आया था, है ना। बोहर वाला सबसे ज्यादा था। हमने इवन 10th तक जितना किया है, केमिस्ट्री करी है, वो सारी बोहर के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन भी करी है। तो उसके अंदर ड्रॉबैक्स इतने नहीं थे कि हमारी केमिस्ट्री खराब हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बोहर की कंसेप्ट को जब क्वांटम थ्योरी आई, उसके बेसिस पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ओवररूल कर दिया कि भाई, बोहर ने ये कहा था कि वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, एक वेल डिफाइंड पोजीशन, एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं हो सकता जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अगर पाथ नहीं हो सकता तो फिर ऑर्बिट्स क्या होंगे? फिर तो ऑर्बिट का कोई लॉजिक ही नहीं है। जो हम अभी तक 10th क्लास तक करते आए थे कि बीच में एक छोटा पॉइंट बना दिया न्यूक्लियस और उसके आसपास रिंग्स बना दी, उन रिंग्स का अब कोई सेंस नहीं बनी, है ना। वो रिंग्स इलॉजिकल हो गई। वो 2 डायमेंशनल रिंग्स, एक 2 डायमेंशन पाथ अपने आप में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहां से एक नई अप्रोच आती है और उस नई अप्रोच का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, जो कि इनको अलग ढंग से डिफाइन करती है। द न्यू अप्रोच कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin, ये जो है Schrödinger, proposed a model of an atom which considered wave particle duality of matter, and Heisenberg uncertainty principle। ये दोनों तीनों चीजों को मिला के, मतलब क्या, पहला तो ये कि जो भी हमारे पास मैटर है, पार्टिकल है, वो भी ड्यूल नेचर पोजेस करेगा अगर फास्ट मूव करेगा, और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मिला के, इन दोनों को मिला जुला के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया गया। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, इसके अंदर हमारे पास क्या है?
ये अपने पास है जो, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भी, स्क्रॉडिंगर होती है, स्क्रॉडिंगर होती है, जिस भी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। दिस वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, कर्ल स्क्वायर जाए बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जाए बाय कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जाए बाय कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू जाए इज इक्वल टू 0। ये एक अजीब सी इक्वेशन है, तुम्हें याद नहीं करनी है, तुम्हें इसको यूज नहीं करना है, लेकिन हम लिखते क्यों है कि इसका मीनिंग पता होना चाहिए बता क्या रहा है। पहली बात देखो, डेरिवेटिव पता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखते थे, डी वाई बाय डी एक्स लिखते थे। ऐसे ही जो कर्ल में लिखते हैं, ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जब मैं किसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो उस टाइम पे वाई और जेड क्या होते हैं, कांस्टेंट। अगर मैं किसी का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे। जब मैं जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? जिस एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ उसको ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे और बाकी के सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है और इसको कर्ल रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डेल्टा नहीं बोल रहे हैं, ये क्या होता है, कर्ल। और होता काम इसका डेरिवेटिव का, ये डिफरेंशिएशन वाले रूल लगते हैं। अब इसमें एक त्रिशूल जैसा सा कुछ बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, जाय, PSI, ठीक है, जाय। A wave function of space coordinate x y z represents the amplitude of electron wave। ये जाय क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जब इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, तो मूव करते हुए जब वो एक वेव की तरह घूम रहा है, क्योंकि हमने अभी क्या बात करी, ड्यूल नेचर है। एक पार्टिकल जब कॉन्टिन्यूअसली तेज घूमेगा तो वेव नेचर पोजेस करेगा। वेव नेचर पोजेस करेगा तो वेव का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड सब कुछ होगा। तो ये जो जाय है ये बेसिकली एक्स वाई जेड के अंदर उस सर्टेन वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच क्या है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई ये है परमिसिबल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव। ई क्या है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से पोजेस कर सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो वो दूर चला जाएगा, कम होगा तो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। ये वही वाला कंसेप्ट है जो हमने बोहर के टाइम पे, ट्रांसमिशन के टाइम पे देखा था। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर चला जाएगा, एक्साइटेड शेल में जाएगा, एनर्जी लूज करेगा तो ग्राउंड शेल में आ जाएगा। तो यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे न्यूक्लियस, एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक सर्टेन एनर्जी पोजेस करेगा। उस परमिसिबल एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, ई। और V क्या है हमारे पास, V इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन बाय ZE²/R। ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल को बेसिकली V से डिनोट किया हमने। तो पूरी इक्वेशन का मीनिंग समझ में आया। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, जाय क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड जो हमारे इलेक्ट्रॉन की वेव होगी, H क्या बता रहा है, प्लैंक कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E परमिसिबल एनर्जी और V क्या बता रहा है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। डन है। When this equation is solved for xi, three integers n, l and m were obtained। अब ये n, l और m अपने आप में अब आगे का पूरा चैप्टर है। अगर जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो उस इक्वेशन से, हरमन बच्चे ध्यान दो, जब हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें तीन वेरिएबल्स मिले, नए तीन इंटीजर्स मिले, n, l और m। अब ये n, l, m क्या है ये आगे अभी पता चलेगा। तो these integers are called quantum numbers। क्या कहते हैं उन्हें, quantum numbers। When the Schrödinger wave equation was solved for hydrogen atom, solution gives the possible energy states or energy levels that an electron can occupy। These values of energies are called eigenvalues and the corresponding values of wave functions of electron associated with these values are called eigenfunctions। अब यहां आता है एक significance of xi and xi square। देखो, in an atom wave function xi for an electron has no physical significance as such। अकेले xi की कोई अपने आप में कोई एक्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब हम xi के स्क्वायर की बात करते हैं, एट एनी पॉइंट gives the intensity of the electron wave at that point। It shows the probability of finding the electron at that point and therefore
टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बहुत ज्यादा एक रेलेवेंट बात बताइए यहां पे, अब ध्यान दो इसको, बोला क्या है। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया ठीक है, हमने फिर जाई के बारे में बात करी, तो जो जाई इंडिविजुअली है, इंडिविजुअली जाई कोई सर्टेन चीज नहीं बता रहा, उसका कोई बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने जाई के स्क्वायर के साथ ग्राफ को प्लॉट करना शुरू किया और जाई स्क्वायर को समझना शुरू किया, जाई क्या था बच्चा, जाई बेसिकली बता रहा था वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में। जाई स्क्वायर ने बताया कि वहां पर इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की वेव की। अब इंटेंसिटी कितनी का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कितनी ज्यादा देर रुक रहा है या कितनी चांसेस है कि वहां इलेक्ट्रॉन है। जितना इंटेंस ज्यादा है वहां पर वेव, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जितना इंटेंस कम है वहां प्रोबेबिलिटी कम है। दैट मींस जाई स्क्वायर हमें क्या बता रहा है, जाई स्क्वायर हमें बता रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बता रहा है, जाई स्क्वायर एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन गया या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है। It gives us the idea about the probability of finding the electron. इसके जाई स्क्वायर की वैल्यू के बिहाफ पे हमें न्यूक्लियस से सर्टेन उन जगह का पता चलने लग गया जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी कितनी है। समझ में आई बात। तो जाई स्क्वायर ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हमें। किसी को दिक्कत? ठीक बात है। अब जाई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड जाई इज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। डन है बच्चा, ये क्लियर है। अब कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बार ये कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से पहले हम एक बार एटम को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, हमारे पास ये देखो, सच में नहीं है ऐसा, मैं ये कहूं कि नहीं ये सभी कुछ सच्ची में ऐसा होता है वैसा होता है, ये वैसा नहीं है। ये बस मेरा एक तरीका है तुमसे डिस्कस करने का कि एटम किस तरीके का होता है। शक्तिमान पता है सबको क्या था? शक्तिमान पता है? शक्तिमान के अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है? अपना S2C का लोगो पता है? S2C के लोगो के अंदर जो बीच में न्यूक्लियस में S2C है, वो मैंने रखा है कि भाई हम न्यूक्लियस, हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली मैं हूँ, टीचर्स हैं यहाँ के, और तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जो हमारे साथ एसोसिएटेड हो, तो जो हमारे साथ बॉन्डेड है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम कैसे रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर में देखा है। वो ऐसा नहीं है, एक 2 डायमेंशन में नहीं है, वो कैसे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे अलग अलग ढंग से घूमते हुए। शक्तिमान मैंने क्यों बोला था, क्योंकि शक्तिमान अगर देखो, शक्तिमान ऐसे खड़ा होता था, उसके आसपास ऐसे ही सर्कल से बनाते थे, सेम वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरह इलेक्ट्रॉन घूमते हुए झुक झुक करके दिखाते होते थे। तो वो बेसिकली वो भी इसी टाइप की चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूं, यहां पर देखोगे यहाँ रैंडम पार्टिकल्स हैं बच्चा, दिख रहे हैं थोड़े बहुत, ये रैंडम पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं। अब अगर मैं इनके बीच में न्यूक्लियस लगा देता हूं, तो जैसे ही मैंने न्यूक्लियस लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड होना शुरू हुए और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्पेस में इस तरीके से घूम रहे हैं। ये ऐसा बनाते हैं, रुको, इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कम कैसे होंगे? नहीं नहीं, कम करने क्यों है ना, यहां देखो जरा, तो दिख रहा है वो 3 डायमेंशन में घूम रहे हैं, 2 डायमेंशन में तो नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे पास है ही 2D का ऑप्शन, अब 3D में लाऊं कहां से कि स्क्रीन के बाहर कुछ निकल के आए। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली इस तरीके से किसी सेंटर में न्यूक्लियस के आसपास किसी सर्टेन स्पेस में घूम रहे हैं। कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है, वो क्या है, एक स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, वो एक स्पेस दिखा रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे। समझ में आई ये बात। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरीके से घूम रहे हैं, तो जो बोहर ने हमें बताया था उसमें तो गड़बड़ दिखी गई, बोहर ने तो वेल डिफाइंड पाथ बता दिया था। तो इसके बिहाफ पे हम ये मान सकते हैं कि यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। ये बात समझ में आई है बच्चा। तो अब हमारे पास इसी के बेसिस पे, इस तरह के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है ऑर्बिटल का, बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम ऑर्बिट की बात करते हैं। देखो ऑर्बिट अपने को पता है क्या था बच्चा, ऑर्बिट कुछ इस टाइप का था, वेल डिफाइंड 2 डायमेंशनल रिंग, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पता ही था इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, यहां घूम रहा है। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या है, इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है।
इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसी सर्कल के, इसी स्फीयर के आसपास। ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, अगर यहां पे इमेजिन करना मेरे साथ साथ में, हाँ सरफेस एरिया पूरा लगा लो, वॉल्यूम लगा लो, इवन सिर्फ सरफेस एरिया नहीं, उसकी पूरी वॉल्यूम। यहां न्यूक्लियस है सेंटर में, अगर यहां न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पूरे सरफेस पे कहीं भी घूम सकता है, घूम रहा है कि नहीं, और वो जब इधर उधर कहीं भी घूमेगा तो ये पूरा जो एरिया है, पूरा जो सरफेस है, वहां पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन का अगर साइज थोड़ा सा ठीक ठाक है, उस तरीके से हम देखें तो वो वॉल्यूम को कवर कर रहा है किसी सर्टेन को घूमते हुए ऐसे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो वो ऑर्बिटल है वो एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं दे रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, एक स्पेस का आइडिया दे रहा है, अप्रॉक्स आइडिया, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। समझ में आई है। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑर्बिट क्या था, इट इज द वेल डिफाइंड पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल क्या दे रहा था, ऑर्बिटल गिव्स द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। समझ में आया ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को डिफाइन करो। ऑर्बिटल्स हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आई है। तो ऑर्बिटल ने क्या दिया, इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी जिस स्पेस में, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। क्लियर है ये, पक्का। दक्ष बच्चे सीधे बैठो, डन। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस को समझते हैं हम। देखो ऑर्बिट क्या था बेटा, ऑर्बिट्स हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिटल क्या है, इट इज अ 3-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding the electron is maximum। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। और ऑर्बिटल में ऑर्बिट का कंसेप्ट गलत कर दिया हमने डिस्कार्ड कर दिया हाइसेनबर्ग के बाद और स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के बाद। जो मॉडर्न कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जब आया, तो हमने कहा बोहर का काफी सारा कुछ ठीक था, बहुत कुछ बढ़िया बताया उन्होंने, लेकिन कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स गलत बता दिया। उन्होंने जो कहा था एक वेल डिफाइंड पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये गलत है। वेल डिफाइंड पाथ पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एक स्पेस में घूम रहा है जहां पे हम उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक सर्टेनिटी के साथ नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स उसकी पोजीशन सर्टेन है ही नहीं, तो हम एक वेल डिफाइंड पाथ तो कभी दे ही नहीं सकते। तो हमने उसी सारी चीजों को मिला जुला के और वो स्क्रॉडिंगर की वेव इक्वेशन को मिला जुला के 2-3 चीजें निकाली थी और उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला था। उस कंक्लूजन में ये कहा गया कि ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं होता है, सच में होते हैं ऑर्बिटल्स। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे, हम ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स गिव्स अस द आइडिया ऑफ 3-dimensional स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। डन है। फिर है द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट डज नॉट कंसीडर द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये ऑर्बिट के कंसेप्ट में गड़बड़ थी, लेकिन ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल हमारा क्या कह रहा था, ऑर्बिटल के केस में हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज इन एन अकॉर्डेंस विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक बात है। फिर हमारे पास आता है दे डू नॉट, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्बिट्स के अंदर किसी तरीके का डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन सर कैसे घूम रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं था। याद करो 10th तक जब तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, या अभी तक आज से पहले तक जब तक हमने पढ़ा है, हमने कभी बात नहीं करी कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे मर्जी घुमाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंस इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर जो क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आ गई, एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर इज डिफरेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो फिर तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक एक एटम के चेंज हो जाएंगे कि नहीं, समझ में आ रही है। तो यानी कि उसके रोटेशन पे भी ध्यान देना है हमें, किस तरफ घूम रहा है। ऑर्बिट के बारे में हमने कभी ये नहीं डिस्कस किया था, लेकिन ऑर्बिटल के केस में एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ऑल द ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके बारे में ये क्या है, एस ऑर्बिटल क्या है, ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 4 तरह के ऑर्बिटल हैं, एस पी डी एफ। ये चारों तरह के ऑर्बिटल के बारे में हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब आता है फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स के अंदर होते थे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन ऑर्बिट कैन हैव इन इज गिवन बाय 2n²। ये याद है, ये हमने 10th में भी किया हुआ है कि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते थे, 2n²।
वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। और ऑर्बिटल के केस में हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्बिट इज ऑलवेज 2। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? सिर्फ 2। समझ में आ गई है? किसी को दिक्कत है इसमें? ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब हमारा गॉड लेवल टॉपिक आता है। गॉड लेवल टॉपिक क्यों कह रहा हूं? अब जो हम नए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ रहे हैं, तो नए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ते हुए नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है क्या होती थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते थे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट। हम क्या कहते थे? 2 8 8 18 18 32 कर दो, या 2 8 8 से करो। ऑक्टेट रूल को ओबे करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते थे पूरी, और 288 से काम चल रहा था। अब सिंस वो 288 ऑर्बिट के कंसेप्ट पे था, बोहर मॉडल के कंसेप्ट पे था, तो अब उसको डिस्कार्ड करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे हमें क्या करना है? हमें नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। अब सब ऑर्बिटल के अंदर होगा, ऑर्बिट्स का कंसेप्ट हट जाएगा। तो अब और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सीधा 2 2 2 में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो भी आगे पता चलेगा। तो इन चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें आते हैं बच्चा, जिनको कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर क्या है? ये है एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स की कुंडली। कुंडली समझ में आता है? आधार कार्ड समझ में आता है? ये वो आधार कार्ड लगा लो, सब बता देगा। एक बार ट्रेस करो, तुम्हारी बायोमेट्रिक्स, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारी मम्मी का नाम, और अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके डिजी लॉकर से कनेक्ट कर दिया तो सारी पुश्तें खुल जाएंगी, है ना। तुम्हारे मार्क्स मुक्स सब खुल जाएंगे उसके अंदर। तो मेन एक वो नंबर्स जिससे कि तुम एक एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में सब जान जाओ, वो क्वांटम नंबर्स हैं। अब वो सब कैसे जानेंगे? 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक बार क्वांटम नंबर्स की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर मैं चारों पे पहुंचता हूं। अभी क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स हैं बेटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्बिटल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज नंबर्स कॉल्ड प्रिंसिपल। पहला क्या है? लिखते चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या एजीम्यूथल का दूसरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथल लिख लो, या एंगुलर। एजीम्यूथल का दूसरा नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर है। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। डन है? नाम लिख लिए। अब एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो भाई, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। एन क्या होता था? सेम वही जो ऑर्बिट होता था, सेम वही बोहर में एन क्या होता था? पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, जो बेसिकली वो एक सर्टेन शेल को बताता था, है ना। सर्टेन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताएगा। हम कहते थे ना, आउटरमोस्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, कौन सी शेल में? KLMN जो होते थे। एन वही चीज है। एन हमें क्या बताएगा? एन बेसिकली हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑर्बिट भी यही बताता था, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। भाई पहली में है तो इतने डिस्टेंस पे, दूसरी शेल में इतने डिस्टेंस पे, तीसरे में तो इतने पे। तो वो जो डिस्टेंस बताता था वो यहां पे कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डन है? दक्ष भाई सब पता चल रहा है? सुजल ठीक है? दक्ष पक्का? ये ऑर्बिट्स के अंदर सुन नहीं रहे हो बेटा? कैसे पता चलेगा? हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक बार ध्यान दो। चलो, तो हमारे पास अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जरा, वापस से बता रहा हूं एक बारी, हमारे पास क्वांटम नंबर्स बेसिकली सारा लेखा जोखा बताते हैं एक एटम के बारे में। उसके अंदर जो पहला क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम वही है जो हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर ऑर्बिट बताता था। ऑर्बिट क्या बताता था? न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, उसी चीज को यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? दिस क्वांटम नंबर determines the main energy shell or level in which electron is present. उस main energy shell
उस मेन एनर्जी लेवल को बताता है। एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं हम उसे? अगर न्यूक्लियस यहां है तो हम कहते थे यहां पे एनर्जी कम है, यहां एनर्जी ज्यादा है, जितना दूर जाता जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना। एक्साइटेड स्टेट में कैसे जा रहा था, हम उसको एनर्जी दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था कि नहीं? तो जितनी मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता जाऊंगा उतनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर ऊपर जाता जाएगा। लेकिन हर बार एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अगर एटम के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पहली शेल के बाद इलेक्ट्रॉन खुद ही बाहर बाहर जाते रहेंगे। तो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उसको कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन। डन है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चा? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, जीरो कभी नहीं आएगी क्योंकि न्यूक्लियस में तो गिरने से रहा। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते, बीच में कुछ नहीं है। परफेक्ट नंबर आएगा, होल नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। ठीक है। इन्हीं का नाम क्या रखते हैं? KLMN शेल, वही जो हम 10th में रखते थे। इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हम पहले कर चुके हैं। इट इज गिवन बाय -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n शेल, h प्लैंक कांस्टेंट। सिर्फ एक n वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास वैल्यू आती है 1311.8 विद नेगेटिव साइन किलो जूल पर मोल अपॉन n स्क्वायर। और ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आइडिया दे देता है हमें? ये क्या दे रहा है? साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेसिकली एनर्जी बता रहा है, उसके बेसिस पे हम साइज जज करेंगे। नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L और एंगुलर क्वांटम नंबर। एक ही का नाम है ये, एजीम्यूथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब सब्सिडरी क्वांटम नंबर हमें बताता है बेटा सब शेल। ये क्या बता रहा है? सब शेल। सब शेल का मतलब क्या हुआ? सब शेल का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां पे है, न्यूक्लियस यहां पे था, तो इसके नीचे 2 और शेल है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके नीचे आ सकता है कि नहीं? तो ये जहां जहां पे एनर्जी लूज करके नीचे आ सकता है उसको हम क्या कह रहे हैं? सब शेल। तो इसकी वैल्यूज क्या निकलेंगी? अगर मेरे पास n की वैल्यू 4 थी तो ये 4 से 3rd में, 4 से 2 में, 4 से 1 में आ सकता है। दैट मीन्स 1 2 और 3, 3 है वैल्यूज, n-1 तक गया, एनर्जी लूज करता जाए, नीचे आता जाए, है ना। तो उन सबशेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबशेल समझ में आई ना? तो सबशेल्स क्या है? वो एनर्जी, बेसिकली अगर इसकी वैल्यू लिखोगे तो क्या बनेगा? 0 कब आ सकता है बच्चा? ये 0 आएगा जिस टाइम पे हमारा फर्स्ट शेल में अगर n होगा। n की वैल्यू अगर 1 है तो नीचे जा ही नहीं सकता न्यूक्लियस में, तो उस केस में 0 आ गया। n की वैल्यू 2 आई तो l की वैल्यू 1 आई, n की वैल्यू 3 आई तो l की वैल्यू 1 और 2 आई। तो कहां कहां पे वैल्यू जा सकती है देखो जरा। अगर मेरे पास n की जो भी वैल्यू है उसी बेसिस पे n-1 तक इलेक्ट्रॉन नीचे गिर सकता है, तो यहां पे l की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1। कहां तक जा सकते हैं बच्चे? n-1 तक। समझ में आई ये बात? अब यहां एक और चीज है, इसको मैं बाद में मिला जुला के फिर से बताऊंगा। अभी एक बार बस ये लिख लो, 0 के नीचे लिखो s। 0 रिप्रेजेंट करता है s ऑर्बिटल को, 1 रिप्रेजेंट करता है p ऑर्बिटल को, 2 रिप्रेजेंट करता है d ऑर्बिटल को, 3 रिप्रेजेंट करता है f ऑर्बिटल को, 4 g को और 5 h को। हम सिर्फ sp df तक में रहेंगे, g और h अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df में खत्म हो जाती है। g और h की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो बस इन केस की ये पॉसिबिलिटी तो है ही। इन फ्यूचर क्या पता कभी कुछ हो जाए, ऐसा कोई और मिले जो 118 के बाहर हो। कभी जिस टाइम पे मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था या उससे पहले पीरियोडिक बने थे तो तब भी यही लगा होगा किसी को कि इतने क्यों बनाने। मेंडलीफ ने जब जगह छोड़ी थी, आज के टाइम पे 118 पूरे भर रहे हैं, है ना। ऑलमोस्ट उसमें डिस्कवर हो ही गए हैं टाइम टू टाइम। तो हमें नहीं पता आगे की, लेकिन पॉसिबिलिटीज अगर आती हैं तो ये जी और एच वगैरह भी यूज होने शुरू हो जाएंगे। डन है बच्चा? ये लिख लिया। अब इन एसपीडीएफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या उस तक मैं लेके आऊंगा थोड़ी देर में। अब इट गिव्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस शेल्स। रिलेटिव एनर्जीज कैसे बेटा? ये वाला पार्ट लिखो, 4s की एनर्जी सबसे कम है, 4p की ज्यादा है, 4d की उससे ज्यादा और 4f की सबसे ज्यादा।
ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। सबसे कम किसकी है? एस वाले की, 4s 4p 4d और 4f। अब मैंने ये 4s 4p 4d 4f ही क्यों लिखा है, वो क्यों नहीं लिखा 2s 2p 2d वगैरह, ये भी आगे पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, एक बार ये लिखो, मैं उसके बाद एक बार समरी दूंगा इसकी छोटी सी, उसमें बहुत ढंग से हो जाएगा, ये बहुत छोटे में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, एक बार लिख लो बस। लिख लिया ये। फिर हमारे पास आता है बच्चा एंगुलर मोमेंटम। लिखो ये वाली फॉर्मूला लिखो, h/2 स्क्वायर रूट ऑफ l टाइम्स l प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज इक्वल टू h/2। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट पता है, पाई की वैल्यू अपने को पता है, l क्या बता रहा है हमारा? सर्टेन एंगुलर मोमेंटम, जो अपना इसकी वैल्यू आएगी, एंगुलर मोमेंटम कह रहा हूं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की या एंगुलर क्वांटम नंबर की जो वैल्यू आएगी l की, वो वैल्यू यहां डालेंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा हमें वहां के लिए। डन है? नहीं बेटा, अलग है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कहां जा सकता है आ सकता है उसके बारे में नहीं है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। जो एंगुलर क्वांटम नंबर है ना, वो ये बता रहा है इतने डिस्टेंस पे वो किस किस तरीके से घूम सकता है, इतने डिस्टेंस से वो किस किस एनर्जी लेवल पे रह सकता है, ऊपर से नीचे कहां आ सकता है। वो मैंने एक और चीज जोड़ दी अब इसमें कि वो ये भी बता रहा है इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से घूम सकता है। ये बात मेरे को समरी में बतानी है, अभी मैं बता दूंगा आगे और। क्लियर है कि वो गोल घूमेगा या कैसे? सिर्फ गोल ही नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ी देर में तुम्हें और डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बच्चा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आते हैं? ये देखो जरा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे m से। अभी तो क्या ही समझ में आएंगे, मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बताते हैं बच्चा, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। सबशेल कौन सा था? याद रखो, मेन शेल कौन सा था बच्चा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबशेल कौन सा था? एंगुलर क्वांटम नंबर। और एंगुलर क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंगली उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, उस सर्टेन सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां आती है? -L2 + L। क्या वैल्यू आती है? -L2 + L। क्लियर है? -L2 + L लॉजिक समझ में आया? जैसे कि L की वैल्यू अगर 2 थी तो हमारे M की वैल्यू क्या आएगी? -2 -1 0 +1 +2, -L2 + L आ गया। अगर L की वैल्यू 1 थी तो M की वैल्यू क्या आएगी? -1 0 और +1। ठीक है, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है ये? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ L + 1। फॉर्मूला लिखो, ट्वाइस ऑफ L + 1। लिख लिया? सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी वही बताऊंगा। अभी हमें सबशेल का कंसेप्ट पता चल रहा है ना, धीरे धीरे पता एक एक स्टेप वाइज पकड़ेंगे, अभी आइडिया लग जाएगा। क्लियर है ये? फिर लास्ट आता है अपना स्पिन क्वांटम नंबर। पहले एक बार ना चारों क्वांटम नंबर्स खत्म करते हैं, फिर मैं इन चारों को ना रिलेट करके एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अभी के लिए बस मेरे साथ साथ याद रखते चलो जो मैं बताता चल रहा हूं। चौथा क्वांटम नंबर आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या आएगा? दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द स्पिन और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूम किस तरीके से रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसको कौन बता रहा है? स्पिन क्वांटम नंबर। एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 और क्लॉकवाइज के लिए बेटा +12। डन है? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए -12, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +12। हम +-12 लिख देंगे। अब -12 लेना क्या है? हमने अभी तक जिन जिन चीजों की बात करी है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n की वैल्यू 1 2 3 4 छोड़ दो, उनके अलावा जब एंगुलर क्वांटम नंबर में मेरी वैल्यूज आ रही हैं 1 मतलब 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1, उनका मतलब 1 का मतलब 1 नहीं है, 2 का मतलब 2 नहीं है, 3 का मतलब 3 नहीं है। 0 s को रिप्रेजेंट कर रहा था, p 2 मतलब 1 p को रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 d को रिप्रेजेंट कर रहा था, 3 f को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने लिखवाया था ना अभी। ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगर L की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक में क्या आ रही है वैल्यू? -L2 + L, -1 0 और +1, 3 वैल्यूज निकली।
-1 का कोई अपने आप -1 की कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, लेकिन वो -1, 0 और +1 ये 3 वैल्यूज आई हैं, तो वो 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां +½ और -½ इंडिविजुअली इस 1/2 का मतलब 0.5 नहीं है, इसकी कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेशन रखी है कि -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और +½ का मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर। डन है, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन है, इनकी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है ये? स्पिन क्वांटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी फॉर्मूला लिखो बच्चे, s टाइम्स s+1 इंटू h/2π। सेम एंगुलर मोमेंटम के अंदर था l था, यहां पे स्पिन है तो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए s टाइम्स s+1 अंडर द रूट इंटू h/2π, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। डन, लिख लिया सबने। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बहुत है, रेलेवेंट बहुत है, इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। No two electrons in an atom can have the same value for all 4 quantum numbers. किसी भी एटम में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, दुनिया के किसी भी एटम में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो के चारों की चारों सेम क्वांटम वैल्यूज पोजेस करेंगे। ऐसे कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जिनकी चारों क्वांटम नंबर्स सेम हो। अगर वो एक ऑर्बिट में भी होंगे, सेम शेल में भी होंगे, सेम डिस्टेंस पे हैं, तब भी उनके स्पिन ऑपोजिट हो जाएगी, चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बार कंक्लूजन पढ़ा के और फिर मैं अपने तरीके से इसको एक बार ब्रीफ करने वाला हूं चारों क्वांटम नंबर्स को, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें ये रेडियल वेव फंक्शन वगैरह वाला पार्ट हम उसके बाद करेंगे और इनको ऑर्बिटल्स को विजुअलाइज करने वाला पार्ट भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, एक बार पहले ये कंक्लूजन पे चलते हैं। नंबर ऑफ सबशेल्स इन nth शेल कितना होता है बेटा? n, ये लिखते चलो। नंबर ऑफ सबशेल्स कितना है? n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल 2l + 1। Number of electrons in subshell is 2l + 1 cut twice, which is equal to 4l + 2. ठीक है, and the maximum number of orbitals in each shell is n square and maximum number of electrons is 2n². ठीक है, the maximum number of orbitals in each shell is n square and maximum number of electrons is 2n². लिख लिया बच्चा सबने? लिखो। अब मैं ना इन्हीं सारी चीजों का निष्कर्ष बता रहा हूं एक बारी अपने तरीके से, बहुत छोटे में, और मेरा भी क्या तरीका है, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड वे यही है। तो इसमें यहां बोर्ड पे एक एक लिख के कराऊंगा, कोशिश करना साथ में लिखते चलो और मेरे साथ इन्वॉल्व रहना साथ में। किसको कहीं भी डाउट आएगा ऑन द स्पॉट रोक देना, वहीं पे रिपीट करना शुरू कर लेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। और अब पहली चीज क्लियर कराता हूं, फिर से बता रहा हूं, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, यहां पर अगर मैं हर जगह पे 1 लिखूं तो 1 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 2, ये नहीं है। ये सिर्फ नंबर्स हैं जो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी मान लो, उसी तरीके से ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कहीं कहीं, वो मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले पहला क्वांटम नंबर कौन था बेटा? कौन था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट करते थे एन से, ऐसा ही है ना, रिप्रेजेंट करते थे एन से, यही था अपने पास। तो जब हमारे पास n है, n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 होती है, और ये मेन शेल बताता है। यहां में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बच्चा? मेन शेल, जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऑब्वियसली वो शेल क्या होगा? ऑर्बिटल, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताएगा। अब आता है सेकेंड, क्या था? एंगुलर क्वांटम नंबर L, और ये क्या बताता है? 0, 1, मतलब वैल्यूज बता क्या आएंगे? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन n-1 तक ऐसे जाएंगी। फिर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या बता रहा था हमें? अगर L की जो भी वैल्यू आएगी तो मैग्नेटिक वाले की वैल्यूज आएंगी -L से होते हुए, 0 से होते हुए +L, ये था।
फिर चौथा था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ थी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बता रहा था। ये हमने अभी डिस्कस किया। अब ये एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, पहले से शुरू करते हैं। n की वैल्यू मान लो हमारे पास क्या है, 1 है। अब ये लिखते ही पहले l की इन वैल्यूज को लिख लो बेटा, 0 1 2 3 s p d और f। gh की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैं लिख नहीं रहा। इनका मतलब क्या है, इनका एग्जैक्ट मीनिंग है, अगर मैंने n की वैल्यू 1 लिखी तो मेरे पास l की वैल्यू क्या आ सकती है, सिर्फ 0, और तो कुछ आ नहीं सकता। तो जब l की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0, क्योंकि -L2 प्लस L है, तो -0 प्लस 0 कुछ नहीं, वो 0, एक ही वैल्यू। ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। मैं एक डब्बा बना रहा हूं, डब्बा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, s को। ये क्या था, 1, तो मैंने लिखा 1s। क्या लिखा, 1s। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूं, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे। मैंने n को 1 लिखा बच्चा, l की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s ऑर्बिटल को। ये हमारे पास क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल। ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर फर्दर डिवीजन है कि कितने कितने ऑर्बिटल्स इनके अंदर होंगे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है एसपीडीएफ। सेम चीज है, नहीं सेम है, सबशेल्स ऑर्बिटल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझाऊं अगर मैं, अभी हमारे पास मान लेते हैं, ये देखो, ये मेरे पास एक, फिर से एक और हमारा यूनिवर्सल एग्जांपल, हर जगह पे हमारा संगी साथी काम आ जाता है, पेंडुलम। अब मान लेते हैं ये पेंडुलम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो मेरी उंगली है, इस बॉल को इग्नोर करना, ये जो मेरी उंगली है ये क्या है, न्यूक्लियस। इस डिस्टेंस के बेसिस पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, बिल्कुल ठीक है। क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमे, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता था और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता था। मर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जैसे मर्जी घूम जाए, उस स्पेस में घूमना है ना उसे, तो उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी घूम जाए। तो वो डंबल शेप में घूम सकता है, वो स्फेरिकल शेप में घूम सकता है, वो डंबल बनाते बनाते स्फेरिकल घूम जाए, वो स्पेस में उसकी मर्जी है, पापा का राज, जैसे मर्जी घूम जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट इतना भी, एक मिनट, बस इतना भी, लेकिन पापा का राज नहीं कि कुछ भी जिगजैग कर जाए, क्योंकि वो एक सर्टेन तरीके का तो मोशन प्रोसेस करेगा, और उस सर्टेन मोशन के बेसिस पे 4 तरह का मूवमेंट, 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, जिस जिस तरीके से वो घूमेगा। एस ऑर्बिटल, अब इसको मैं एक बार विजुअलाइज करा देता हूं और फिर वापस अपने इस टॉपिक पे आऊंगा। हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स को देखते हैं, एक मिनट। यहां कहीं दिख रहा है तुम्हें ऑर्बिटल्स, ये रहा, देखो। अब ऑर्बिटल्स को एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। चलो, ये है बेटा एस ऑर्बिटल, दिख रहा है ये एस ऑर्बिटल क्या है, गोल स्फेयर है। ये जो 3 डंडे से दिख रहे हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसा, स्फेयर शेप में, जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ गोल 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 ऐसे घूम रहे हैं, समझ रहे हो, दिस इज स्फेरिकल शेप। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहने वाला, सरफेस एरिया मिनिमम ऑक्यूपाई करने वाला, स्फेरिकल शेप में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसका मतलब वो एस ऑर्बिटल में घूम रहा है। फिर आता है पी ऑर्बिटल, दिख रहा है सबको, ये डंबल शेप्ड है, दिख रहा है। ये जो गुब्बारे से फूले हुए हैं, जो बलून से हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पे है, जहां पर ये क्लाउड ज्यादा बड़ा है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जिगजैग करते हुए। अब वो न्यूक्लियस से वो फ्लैश नहीं होगा, नहीं, न्यूक्लियस को क्रॉस कर जाएगा बेटा, साइड से निकल के। न्यूक्लियस पता है कितना छोटा है, एक एटम के 1000 गुना छोटा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितना ही बड़ा है,
और न्यूक्लियस 1000 गुना छोटा है। इतने बड़े एटम के अंदर, मतलब ऑब्वियसली एटम बहुत छोटा, लेकिन न्यूक्लियस के हिसाब से 1000 गुना बड़े एटम के अंदर उसको न्यूक्लियस को क्रॉस करके निकलने में कितना ही दिक्कत है। और इतना ज्यादा तेज मूव कर रहा है कि वो अट्रैक्ट भी करेगा तो क्रॉस कर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा वो क्रॉस कर जाएगा, न्यूक्लियस के बीच में से नहीं जा रहा है वो। समझ पा रहे हो ये? बट अगर साइड से जा रहे तो न्यूक्लियस तो एक साइड हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो इसके बिल्कुल कहीं बीच में थोड़ा सा भी स्पेस होगा तो वहां पे भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, न्यूक्लियस के बीच से क्रॉस नहीं कर रहा है वो। जैसे अगर आप कह रहे हो ये ऐसा, मैं समझ गया जो तुम बोल रहे हो, ये क्या चाहता है ये एग्जैक्टली ना। तुम बच्चे पता है हमने बहुत ज्यादा लेमन लैंग्वेज में चीजों को समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल तुम बोल रहे हो कि बिल्कुल लाइन क्रॉस करेगा तो बीचों बीच ही जाएगा। क्यों बीच में से जाएगा? अगर अब तुमने बनाया है ऐसा, मैं ऐसा बना देता हूँ, ये रहा न्यूक्लियस। अब बताओ, अब उधर ज्यादा है, होने दो, क्या दिक्कत है, होने दो। जब उधर गया वो अगली बार ऐसे कर लेगा। लो मैनेज कर लिया। अब बताओ, बट न्यूक्लियस तो अभी भी इधर ही है ना। तो लो, हाँ न्यूक्लियस थोड़ी स्विच कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इधर ज्यादा हो गया, कभी उधर ज्यादा है, कभी इधर ज्यादा है। बार बार हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की कोई एक फिक्स पोजीशन थोड़ी ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो। यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा है? बीच में सबसे कम है, क्योंकि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास तो वो टिकेगा ही नहीं, एकदम से निकल जाएगा, एकदम से निकल जाएगा जुक करके। क्योंकि अगर वहां स्लो डाउन होकर अगर रुकेगा भी, ज्यादा देर रुकेगा तो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा। इनर्शिया भी तो कोई काम करेगा, वो आएगा तो जुक करके निकल गया उधर। बात समझ में आई है? तो ये जो हमारे पास है ये क्या है? पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल में अब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। क्यों भाई ऐसे क्यों घूमे? वो ऊपर नीचे भी तो ऐसे बना ही सकता है, ये डंबल शेप। वो आगे एक्स एक्सिस में भी तो ऐसे बना सकता है। तो 3 तरीके से बना सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है? हाँ, पी ऑर्बिटल के अंदर सेम डंबल शेप में रहेगा। अब ये याद रखना है हमें, एस का मतलब स्फेरिकल शेप के अंदर, पी का मतलब डंबल शेप के अंदर, डी का मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ डंबल्स हो गया कि वो ऐसे भी घूम रहा है, घूमते घूमते एकदम से वो ऐसे आ गया, वो ऐसे घूम रहा है, फिर घूमते घूमते ऐसे चला गया ऊपर कहीं। ठीक है? वो एक प्लेन में घूम रहा है पूरा। ये हमारे पास क्या है? ये डी ऑर्बिटल है। ये समझ में आया बच्चे? डी के बाद आता है एफ ऑर्बिटल। इतने सारे, वो कहीं भी घूम रहा है। यहां चल रहा है बिल्कुल असली पापा का राज, जहां मन करा घूम गया, यहां घूमा वहां घूमा, जिगजैग घूमा, जिस भी तरीके से। ये हमारे पास क्या है? एफ ऑर्बिटल। ये 3D स्पेस में इतने तरीके से घूम सकता है। डन है? अब 3 तरह के पी ऑर्बिटल हैं। देखो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप ही है, लेकिन पी 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। दिख रहे हैं ये? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो स्विच कर सकता है। मतलब ये यहाँ पे एक्स एक्सिस में घूम रहा है तो वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, पी एक्स के अंदर। वाई एक्सिस में घूम रहा है तो पी वाई के अंदर ही है। ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। वो ट्रांजिशन हो जाएगी आपस में, क्योंकि इनके थोड़ा बहुत एनर्जी के बीच में डिफरेंस होता है, माइनर सा, लेकिन हो सकती है ट्रांजिशन। ठीक है? तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड समझ में आ गया। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। जेड के कितने हैं? 5। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 तरह के हैं। कैसे? ये है हमारा एक्स वाई, दिख रहा है सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ये हमारे पास आ गया वाई जेड, सिर्फ वाई जेड प्लेन के अंदर है ना, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर जा रहा है। ये आ गया डी जेड एक्स, जो जेड एक्स के प्लेन के अंदर है और वाई इसके परपेंडिकुलर है। विजुलाइज कर पा रहे हो? और ये आता है, ये रहा बेटा, ये कौन से प्लेन के अंदर है? ध्यान से देखो, एक्स और जेड प्लेन के अंदर नहीं है, वाई परपेंडिकुलर है, ऐसे है बिल्कुल। तो वाई एक्सिस ऊपर को चला गया। ठीक है? वाई एक्सिस ऊपर को चला गया, एक प्लेन में है पूरा। और फिर है अलाइन तो है, ये तो मैंने मूव किया हुआ, ये रहा, ये अलाइन तो, और इससे ज्यादा कितना अलाइन करोगे? लो ये देखो, एक्स और जेड और वाई अलाइंड ही है बेटा। अब ये जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन हुआ कि नहीं? अगर मैं ऐसे कर रहा हूं इस तरीके से, तो ये एक्स और जेड ये प्लेन हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ कि नहीं? तो इस प्लेन में कहीं घूमे कोई वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे करके इस प्लेन में घूमता रहे ऐसे, और ये वाई एक्सिस ऊपर और नीचे की साइड परपेंडिकुलर रह गया उसके। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर एक्स और वाई के लिए, ये सिर्फ नाम रिप्रेजेंटेशन है हमारी इस तरीके से। और ये डी जेड स्क्वायर के अलॉन्ग है।
ठीक है, डी जेड स्क्वायर के अलॉन्ग, कि जेड के अलॉन्ग तो है ही और बीच में एक्स वाई प्लेन में रिंग की तरह घूम जाता है। ये हमारे पास क्या बचे, 5 ऑर्बिटल्स। फिर आता है बस, मतलब इन्होंने हमारे पास एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं किया, एफ ऑब्वियसली और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता 7 वाले के लिए, बट ये समझ में आया। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम तब करेंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी होगी। तो एक बार मैं वापस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आ रहा हूं। यहां तक समझ में आया है, ऑर्बिटल्स का लॉजिक समझ में आया। एक बार अब मैं वो लिख देता हूं तुम्हारे आगे, तुम्हें अब पता चलता रहेगा। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स थे बेटा, 1। पी के अंदर कितने थे, 3। डी के अंदर 5। एफ के अंदर 7। ठीक है, अब ये 1 3 5 7 निकाल के दिखाता हूं आए कहां से। एन की वैल्यू जब 1 थी, इसका मतलब समझना, एन की वैल्यू 1 का मतलब न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये 3 डायमेंशनल स्पेस बना रहा हूं मैं, चिराग ध्यान दो। ये क्या है न्यूक्लियस के आसपास, 3 डायमेंशनल स्पेस, स्फीयर। तो ऐसे 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 इस डिस्टेंस पे कहीं भी घूमेगा स्फेरिकल शेप में, ये हो गया। अगर एस है, कैसे पता चला मुझे कि स्फीयर है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 थी तो एल की वैल्यू 0 आई, एल की वैल्यू 0 आई मतलब एस ऑर्बिटल। एम की वैल्यू कितनी आई, 0। एम की वैल्यू 0, एम क्या बताता था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक वैल्यू आई है तो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है। समझ में आई है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s। 1s का मतलब क्या हुआ, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे। अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s1। ये जो ऊपर पावर में लिखा है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिट, तो ये आया 1s1। अगर मैं हीलियम के बारे में लिखूं, एटॉमिक नंबर 2, 1s2। एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ गए। यानी कि अगर मैंने हीलियम को रिप्रेजेंट किया तो कैसे रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैंने ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए। और जब मैंने हीलियम के लिए भरा तो कैसा आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर। अब मैंने एक ऊपर और एक नीचे को एरो क्यों बनाई है, चिराग बच्चे ध्यान दो। एक ऊपर को और एक नीचे को क्यों बनाई है एरो, क्योंकि ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट, नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। तो कुछ अलग करना है, वो अलग करने के लिए देखो, n चेंज नहीं हो सकता, l चेंज नहीं हो सकता, m चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब s चेंज होगा। एक का +½ होगा, एक का -½ होगा। अब इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अब गड़बड़ कहां शुरू, पहली शेल तो पूरी हो गई है, यानी कि अब n जाएगा सेकंड में। n की वैल्यू अब इसमें क्या आएगी, 2। ठीक है, अब 2 के लिए अगर मैं अब n की वैल्यू 2 के लिए देखूं, पहले ये बना लेते हैं। l कितना आएगा, 0 और 1, सेकंड शेल। क्यों नहीं आएगा, n जब सेकंड होगा, अभी लिथियम को छोड़ दो, लिथियम नहीं बता रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं, n की वैल्यू 1 की तरह जैसे हमने ऑर्बिट बताया है, n की वैल्यू अगर 2 होगी। अब 2 का मतलब क्या हुआ, पहले हमारे पास अगर ये इतने डिस्टेंस पे था, हमने क्या बात करी है, मान लो ये इतने डिस्टेंस पे था, अब वो डिस्टेंस बढ़ गया है तो n2 आ गया। पहले जितना डिस्टेंस था वो n